नमस्कार। मैं दुष्यंत सासुती प्लेटफॉर्म पर लेके आया हूँ एक नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है 7 दिसंबर से। और इसमें हम लोग सब्जेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए वो है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। एक सब्जेक्ट अभी जो इससे पिछले मंथ हमने स्टार्ट किया था जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे एंटर कर रहे हैं। और चूंकि सरस्वती प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो साइकिल में चलते हैं, तो स्टूडेंट्स के पास में ये मौका है कनेक्ट होने का, जिसमें वो हमारे साथ में या अपनी प्रिपरेशन जो एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं तो वो यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए ही है, ठीक है। न्यू बैचेस 7 से सब्जेक्ट इसमें जो दिया जा रहा है वो है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ये बैच अपने आप में ही प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए ही क्लब्ड है। मैं इस बात को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये दोनों वर्ड हम लोग लिख रहे हैं, अदरवाइज जो भी कोर्स सरस्वती प्लेटफॉर्म पे दिया जाता है या पढ़ाते हैं हम लोग वो बाय डिफ़ॉल्ट ही प्री प्लस मेंस के लिए ही होता है, क्योंकि हम लोग उसको एक नाम देते हैं वन फॉर ऑल बैच। क्यों देते हैं उसका नाम ऐसा, वो आपको अगली स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो समझ में आ जाएगा कि वो किन किन एग्जाम्स को टारगेट करके बनाया गया है या उसमें क्या क्या कंटेंट हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस बार। यहाँ पे सबसे पहला ये है कि जो ऑफलाइन सेगमेंट है मेरा, इस ऑफलाइन सेगमेंट के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करते हैं। सबसे पहला डिटेल थ्योरी, लेकिन ये थ्योरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही सेम जाती है, क्योंकि पढ़ाने का जो मेरा तरीका है या जो भी मैं कंसेप्ट को डील कर रहा हूँ वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही सेम दिया जाएगा। तो ये कंसेप्ट सभी लेवल का कवर होना चाहिए, ये सबसे पहली प्रायोरिटी पे होती है कि कंसेप्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाए, समझाया जाए, डिस्कस किया जाए, ताकि वो बच्चे अच्छे तरीके से उसको तैयार कर सकें, उनको किसी भी तरह का कोई भी डाउट वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इसके बाद में जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक वर्कबुक दी जाती है स्पेशल। ये वर्कबुक अपने आप में जैसे स्टील स्ट्रक्चर्स की जो वर्कबुक है वो यहाँ पे पीवाईक्यूज का एक कलेक्शन है, जिसके अंदर सेगमेंट्स कवर होते हैं, एसएससी जेई, ईएससी, राजस्थान जेईई, गेट एंड स्पेशल क्वेश्चन। ये स्पेशल क्वेश्चन एक अलग से सेगमेंट है जो बच्चों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज ही होता है। अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं कलेक्ट करके यहाँ बच्चों को देता हूँ। ये बच्चों को दिया जाने वाला ऑब्जेक्टिव वर्कबुक है जो कि सब्जेक्ट के साथ में स्टूडेंट्स को दिया जाता है, बच्चे उसे तैयार करते हैं क्लासेस के अंदर, जिसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, डेली बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं कि ये क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व करे हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको सॉइल मैकेनिक्स का बोलता हूँ। जिस दिन सॉइल मैकेनिक्स का एक भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसी दिन बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, ग्रुप में भेज दिया जाता है कि कल आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस आके सॉल्व करके लेके आने हैं, जिसमें ये सारे ही सेगमेंट्स कवर्ड होते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस अगर उन्होंने सॉल्व कर रखे होते हैं तो उसके बाद में वो फिर डिस्कशन में आ जाते हैं कि कौन सा टॉपिक रहा, कौन सा नहीं रहा। जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो अपना कंटेंट जिस लेवल पे दिया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है, तो 1 या 2% या 5% मैक्सिमम से मैक्सिमम मानता हूं जो कि डिस्कशन के बाद में रह जाता है। बाकी रेस्ट पूरा ही वो सॉल्व कर लेता है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन होता है। ऑफ कोर्स उसमें मेरी एक सीक्वेंस है जिसको ही उनको फॉलो करना होता है, तब जाकर वो चीज़ें डुएबल दिखाई देती हैं। इसी में एक और सेगमेंट है जिसको हम लोग बच्चों के साथ में डिस्कस करते हैं, वो है कन्वेंशनल वर्कबुक। ये भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स को दिया जाता है, जिसमें ये यूपीएससी कन्वेंशनल वर्कबुक है जो कि स्पेशली डिजाइंड है, जिसमें 3 सेगमेंट के क्वेश्चंस हैं जो मैं स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करता हूँ। ईएससी, आईएफएस एंड सिविल सर्विसेज, तीनों के ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एक बुक के फॉर्मेट में स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और जब टॉपिक चल रहा होता है, चैप्टर चल रहा होता है, तो उसी के साथ साथ वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अपना स्पेस उसमें प्रोवाइडेड है एज पर द यूपीएससी गाइडलाइंस, और उतना ही स्पेस मार्जिन के साथ में दिया जाता है। प्लस मेरे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जो इसके साथ में दिए गए हैं, वो सब कुछ तैयार होके वहाँ उनके आंसर्स को लिखते हैं। फिर उनको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, मतलब मैं क्रॉस चेक करता हूँ, पूछता हूँ कि कहाँ कितना क्या रहा, और इनका डिस्कशन भी होता है। हाँ, ये जो सेगमेंट जब हमारा पूरा तैयार हो जाता है तब उसके बाद में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे को या स्टूडेंट को पूरी तरह से, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या कन्वेंशनल में हो,
कहीं पर भी कोई भी लूप होल नहीं रहना चाहिए। तो उसको एक सेगमेंट की और ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। तो इसमें बहुत एक स्पेशल है, यही एक हमारा रिवीजन कोर्स है जो कि हम लोग वो भी वन फॉर ऑल वाले बच्चे जितने भी मेरे ऑफलाइन में हैं सभी को दिया जाता है, जिसके अंदर हम लोग जैसे ही कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे अभी रनिंग में सॉइल मैकेनिक्स जो हुआ है, तो सब्जेक्ट का चैप्टर जिस दिन कंप्लीट होता है उसी दिन शाम को, नहीं तो वेरी नेक्स्ट डे हम लोग उसका रिवीजन वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। अब उस रिवीजन वीडियो को, जैसे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल अपने आप में 7 लेक्चर में कंप्लीट हुआ था, लेकिन उसको क्लब करके जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कम से कम हाईलाइटेड होने चाहिए विद पीडीएफ, वो बच्चे को दे दी जाती है। तो उसके बाद में आपको मिल जाए तो पूरा सब्जेक्ट पूरा चैप्टर समराइज होकर 30 मिनट्स उससे कम टाइम में आपके लिए वो चैप्टर अवेलेबल हो जाता है, जिसको सिर्फ डेली सुनोगे तो भी वो आपका कुछ ही दिनों के अंदर पूरा सब्जेक्ट और पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ऐसे ही सारे चैप्टर्स पूरे सब्जेक्ट के तैयार किए जा रहे हैं रिवीजन कोर्स में। इंडिविजुअल भी अवेलेबल है, बट वन फॉर ऑल में ऑफलाइन स्टूडेंट्स को दिया जाता है ये वाला, ठीक है। तब जाकर हम लोग ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, कन्वेंशनल कंप्लीट हो गया, और ये रिवीजन वीडियो के थ्रू आपको उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाते हो, क्योंकि कंसेप्ट को जब प्रिपेयर किया जाता है तो उस समय बहुत अच्छे से डिटेल में स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, बट दिक्कत तब आती है तब जब आगे जाके उसको रिवाइज करना होता है। और रिवाइज करने के लिए मैं क्लास का जो सेम कॉपी है उसी कॉपी से रिवाइज करवाते हैं और उसी में हाईलाइट कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जब उसको अपनी कॉपी में भी पढ़ने लगे तो वहां से पता लगा ले और ये देख ले कि हाँ वो कौन सी चीज थी, कौन सा एलिमेंट था, कौन सा पॉइंट था जो सर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, जो कम से कम हमें याद होना ही चाहिए। फॉर्मूला हुआ या कंसेप्ट हुआ, वो सब कुछ मैं हाईलाइट करके देता हूँ, तो उसको कम से कम याद रखता है, जिसके चलते उसका रिवीजन भी अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी में एक सेगमेंट ये है कि पीवाईक्यूज जब वो कंप्लीट कर चुके होते हैं तब उनको रिवीजन की जरूरत पड़ती है पीवाईक्यूज के थ्रू। तो वहां उनको डिजिटल किताब दिया गया। इस डिजिटल किताब के अंदर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। इसका मेन पर्पस यही था कि आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो आप उस पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कुछ ही मिनटों में उसको कंप्लीट कर सको। अगर आपका कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट, अगर किसी चैप्टर की हम बात करते हैं तो आपको अगर हो सकता है उसको फर्स्ट टाइम गए थे तो 2 घंटे 4 घंटे लगे हों, लेकिन अगर आपको वो सब्जेक्ट तैयार हो गया और उसके बाद में से पीवाईक्यूज वही वापस से दिए जाते हैं तो उनको आप 10 से 15 मिनट के अंदर भी उसको रिवाइज कर सकते हो। ये सुनने में लगेगा कि ऐसा फिजिबल है भी नहीं, बट ये है, प्रैक्टिस करनी होती है, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटली आपको बार बार रिवाइज करने होते हैं, तो जाकर ये बहुत कम टाइम में भी हो जाते हैं, क्योंकि जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बस वही हमको ध्यान रखने होते हैं, बाकी रेस्ट क्वेश्चन तो वैसे भी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में यहीं पे जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जो कि एक अपने आप में बड़ा एक ऐसा कैची पॉइंट होता है कि उसके लिए कहाँ से पढ़े, पढ़ाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई जगह नहीं, तो उनके लिए क्लासेस में ही मैं तैयार करता हूँ। जैसे क्लास में ही स्टूडेंट्स हैं जो आए जिनको बोलने में झिझक थी, नहीं जवाब दे पा रहे थे, और उनको ये था कि सर पता नहीं कैसे बोलेंगे, कैसे अपने जवाब को फॉर्म करना है, किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और ट्रस्ट मी, इस तरह का एक दिन में नहीं हुआ था वो मेरे से, लेकिन आज मैं कहता हूं कि आज 2 महीने के बाद में, 2.5 महीने के बाद में जो स्टूडेंट्स मेरे पास में इस प्रॉब्लम के साथ में आए थे कि सर हमें इंटरव्यू देना है आगे चल के, बट अभी नहीं है तैयार, तो आज वो क्वेश्चन सुनने के बाद में जो घबराहट है वो खत्म है, अपना आराम से अच्छा फ्रेम बनाते हैं और उसके बाद में प्रॉपर वे में नपे तुले वर्ड्स में अपना आंसर देते हैं। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरह से डील करना है, कैसे जवाब देना है और इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से हैं, वो भी यहाँ पे क्लासेस में दिए जाते हैं। ये वन फॉर ऑल बैच उसका एक एडवांटेज है। इसके बाद में कन्वेंशनल वर्कबुक के सॉल्यूशंस, ये डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वेंशनल का, क्योंकि मेजर जो मार्क्स होते हैं, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखो जिसमें कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं, उसमें मेजर मार्क्स दिया जाता है कन्वेंशनल वाले पोर्शन को। और मैक्सिमम बच्चे यहां पर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो ज्यादातर ध्यान देते हैं सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव में, जबकि कन्वेंशनल में सबसे ज्यादा मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो अगर पुश मिलेगा तो वो सीधे 20 से 30 नंबर का मिलेगा, 40 नंबर का एक साथ खींचोगे। वहां पे 2 ही क्वेश्चन सही हुए तो 40 नंबर का आपको फायदा मिल जाता है, और ये प्रैक्टिस अगर नहीं कर पाते तो नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने क्लासेस में बहुत स्ट्रिक्ट रखा है इस बात को कि आपको कन्वेंशनल क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि पहली दफा जब आते हैं क्लासेस में तो नहीं हो पाता, क्योंकि किसी को कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत ही नहीं होती है। तो वो चीज को मैं कंफर्टेबल लेके आता हूं, बार बार उनको क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करवाता हूं, चीजें समझाता हूं, कि कॉन्फिडेंस उनमें इस तरह से बिल्ड करता हूं कि हाँ ये आपसे भी हो जाएगा।
एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन देके तैयार करते हैं, और फिर उसके बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि शीट मिल चुकी है, ये भी आपको दे दिया गया, उसके बाद में सॉल्व करते रहो। जब आपको डाउट आएगा या तो सराउंडिंग से पूछो, नहीं तो उसके बाद में मैं तो एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहा हूं इसका। वो सारी चीजें हैं जो कि इनमें कन्वेंशनल क्वेश्चंस के साथ में मैं एक एक चीज को डिस्कस करता हूं। तो वो भी है जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है वन फॉर ऑल में, पीवाईक्यूज डिस्कशन हो या डाउट्स के लिए हो। ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग यहां पे कवर अप करते हैं। किसी भी स्टूडेंट का अगर ये एम है कि हमें ईएससी के लिए तैयारी करना है 2025 के लिए, या आरपीएससी एई, मैं इस एग्जाम को थोड़ा सा मेंशन जरूर कर रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम जो आने वाला है कुछ टाइम के बाद में, इसमें प्रीलिम्स अभी होगा, मेंस बाद में होगा। लेकिन हम लोग जिस तरह से तैयारी करा रहे हैं उसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस पहले ही कंटिन्यूसली होता हुआ जा रहा है। और हम लोग टारगेट जो है हमारा वो ईएससी का है, और ईएससी के लिए जो क्वेश्चंस का बैंक बनाया गया है उसके अंदर आईएएस और आईएफएस के कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। तो उसके चलते ओवरऑल एक ऐसा पैकेज है जो कि स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, जिसके चलते वो अपने अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं कि हाँ, मैं इनमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं, मेरे को ये समझ में आ रहा है या कर सकती हूं, और मुझे वो क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं। अब जो होता है सबसे वर्स्ट केस या सबसे हाई लेवल के क्वेश्चन जो मिलते हैं वो आईएफएस में मिलते हैं। और क्लास का ही फीडबैक आपको दे रहा हूं कि क्लास में भी इनके क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस वो बच्चे अपने ही क्लासेस के बेसिस पे हो पाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आईएफएस के क्वेश्चन सारे वो कर लिए थे खुद से ही, क्योंकि आईएफएस का लेवल वो नहीं है, ना ही आईएएस का लेवल वो होता है। ईएससी में भी कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बट जैसे ईएससी और आईएएस के बाद में जब आईएफएस पे जब हम जाते हैं तो लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है। और वहां पर अगर आप आईएफएस के 100% क्वेश्चन कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि शायद किसी तरह का कोई भी कन्वेंशनल पेपर दे दिया जाए, आप निकाल लोगे आराम से। इस लेवल का कंसेप्ट होता है आईएफएस तक। तो वो सारी चीजें हैं जिसको हम लोग यहां पे प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो अगर ईएससी का टारगेट है तो ईएससी में आपने अगर कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं पे गड़बड़ तो है। क्योंकि प्रीलिम्स 2025 के बाद में जो मेंस का टाइम है वो 2 ही महीने का टाइम है, और 2 महीने के टाइम के अंदर मेंस को क्लियर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मैं मेरी क्लास में खुद इस बात को बोलता हूं कि 2 महीने के अंदर मैं इन बच्चों से कहूं कि आप मेरी ही क्लास के हैं जो सॉल्व कर लो, वो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि मैं मेरी क्लासेस के अंदर इनका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो इस तरह से रख रहा हूं क्योंकि इनको प्रीलिम्स प्लस मेंस दिया गया, मतलब इनके ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल पहले ही सॉल्व हो चुके हैं। उस समय इनको रिविजन मोड में आ जाएगा इनका, तो वो इनको एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिलेगा कि प्रीलिम्स के बाद में मेंस के 2 महीने में रिवीजन करो और पहुंच जाओ। मजे की बात यह है कि सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इनके खुद के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। ये खुद अपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो डाउट्स होता है वो मेरे साथ डिस्कस करते हैं इन सॉल्यूशंस के अंदर। तो जहां आपका ये पेपर है ईएससी के रिगार्डिंग, उसके अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ ईएससी है। मैं ये भी कहता हूं कि अगर आपका यूपीएससी ऑप्शनल का भी टारगेट अगर है, जिंदगी में ऐसा सोचा हुआ है कि नहीं मेरे को आईएएस तक के लिए अगर निकलना है, क्योंकि मैं हर साल मेरे स्टूडेंट्स यूपीएससी में आईएएस ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके बैठते हैं, पेपर देते हैं। इस बार भी दिया है 2 बच्चों ने, पिछले साल भी दिया था। तो मेरे पास में ये ट्रेंड है जो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बच्चों को इस लेवल का कॉन्फिडेंस दिया जाता है। एंड ऑफ कोर्स मैं वो बड़ी बड़ी बातों में नहीं आता कि नहीं हमारा एम सिर्फ यूपीएससी का है। नहीं, मेरा एम ये है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, बट उससे पहले पहले हमें छोटे मोटे एग्जाम्स भी क्लियर करने हैं, वो क्लियर हो जाए। और साथ में जैसे ही हमको मौका मिलेगा, जब हम फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे तो ईएससी के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन पढ़ना उसके लिए एक ही दफा है, बार बार नहीं पढ़ना। और हम लोगों ने इस बात के लिए रखा है कि सिर्फ 6 मंथ के अंदर ही हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट कराते हैं, तैयार कराते हैं। ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल, इंटरव्यू या जो भी कुछ है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जितने जो भी कराना है, वो सारे के सारे 6 मंथ के अंदर ही कंप्लीट करवाया जाता है। और उसको पूरी तरह से कंप्लीट करके कहते हैं कि भैया अब आप हमारी तरफ से रेडी हो किसी भी एग्जाम के लिए। और ऑलरेडी हर साल, हर बैच के अंदर, हर एग्जाम के अंदर हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट है जो हमें मिलता हुआ जा रहा है। अच्छे अच्छे क्लास 1 ऑफिसर भी बन चुके हैं, छोटे मोटे एग्जाम्स भी सबके क्लियर हो चुके हैं, उसके आगे भी पुश होते हुए जा रहे हैं। तो आप लोग ये सोच सकते हो कि अगर मुझे अगला ईएस अगर देना है तो उससे पहले मेरे को पूरा कोर्स तैयार करना है। भले ही आपने अगर पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा, और अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को नहीं पढ़ रखा, मैं ग्राउंड जीरो पे हूं, तो भी यहां पे साथ में स्टार्ट कर सकते हो। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग क्लास में यही मान के चलते हैं। अभी तक एक सब्जेक्ट है जिसको मैं यहां पे लेके आया था,
अभी एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा 1 for all बैच का हमने फ्री दिया है, वो सॉइल मैकेनिक्स है। और उसी बैच का या उसी कंटेंट का फीडबैक आपको बता रहा हूँ कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चों ने वो अटेंड किया, ऑफलाइन की बात बता रहा हूँ, ऑनलाइन के नहीं बोल रहा हूँ, ऑफलाइन में जितने भी बच्चों ने दिया, पढ़ा वो सारा का सारा, उसके बाद में मैंने उनसे बस ये कहा कि जो हमारी ये वर्कबुक है, इस वर्कबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अप्रोच कीजिए। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हाँ, इसमें नहीं हुए, ये मैं बिल्कुल एकदम सच बोल रहा हूँ, इसमें नहीं हुए, इसमें बाकी है क्वेश्चन। यहाँ पर खास तौर से ये जो लेवल है बीच में जो है IFS, इसका थोड़ा सा है, मतलब ये पता था मुझे तो, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं थोड़ा सा बीच में रखते ताकि ऐसा होगा कि यार बच्चे को लगेगा कि इसका लेवल थोड़ा सा कम है। बट नहीं, ये सबका फीडबैक है सर, IFS में कुछ ज़्यादा ही अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है उसमें। लेकिन नेगेटिव नहीं है कि सर हम डर गए या हम नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं हो रहे, उसमें डिस्कशन होता है, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में कि नहीं इसका आंसर ये होगा, इसकी अप्रोच ये होगी, तो मज़ा आ रहा है अल्टीमेटली। तो अगर आपका भी ऐसा है कि नहीं यार हमें एक बार तैयारी करनी है, सिर्फ एक बार अगर तैयारी करनी है, तो 6 मंथ का टाइम, इससे ज़्यादा नहीं, 6 मंथ का टाइम है, आराम से बैठ के बिंदास हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ है जिसको मैं मेंशन करूंगा कि ये सारी बातें ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन में कंटेंट डिटेल्ड कोर्स सेम है, बाकी ये सब चीज़ें, हाँ ये भी सेम होगा। इसका मॉनिटर मैं ऑफलाइन में करता हूं, बच्चों से पूछता हूं आपने ये कितना किया, यहां कितना किया, ये वाला कितना किया, ये सारी चीजें मैं ऑफलाइन में बच्चों से पूछता हूं। तो मैं इस बात को जरूर प्रिसाइज कहूंगा, कंटेंट हमारा ऑनलाइन में ऑफलाइन में सेम होता है, बट जो मॉनिटरिंग है, बच्चों को एक एक चीज के लिए पुश करना, पूछना, डेली तैयार करना, वो मेरा ऑफलाइन में होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने उसका थोड़ा सा डिफरेंस भी रखा है, जो इस तरह से है। स्टील स्ट्रक्चर 7 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, इसकी फीस है 40,000 रुपीज। एंड अगर 2026 के लिए फरवरी के बाद में जो भी बच्चा एनरोल अगर करता है तो उसके लिए फीस होगी 50,000 रुपीज। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में। थैंक यू।